के पन्ने को पलटना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से लोगों से बातचीत के आधार पर जो वोट देकर आते हैं और उस आधार पर लोगों ने किसको वोट डाला है और सरकार किसकी बन रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए और बहुत लोग जानते भी हैं कि पिछली दफ़ा ओवरऑल जो है 68 सीटें हैं, 68 सीट्स हैं और उसमें से बीजेपी को 44 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और आदर्श के खाते में 3 सीटें गई थी। और क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में हिमाचल प्रदेश को बांटा जाता है। संसदीय क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो 4 पार्ट में हिमाचल प्रदेश को बांटा जाता है, लेकिन क्षेत्रवार 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें शिमला है, मंडी है और कांगड़ा है। कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में मीनू जैन भी कह रही थी कि कांगड़ा बहुत दिलचस्प होगा देखना कि कौन वहाँ आगे निकलता है, कौन पीछे। लेकिन थोड़ा सा हिमाचल के बारे में, हिमाचल की परिस्थितियों के बारे में, चुनावी गतिविधियों के समय जो चुनावी गतिविधियां चल रही थी उस समय जो कुछ भी घटनाक्रम था उसके बारे में मैं चाहूँगा एक बार विजय शुक्ला जी आपसे समझना चाहूँगा कि एक बहुत छोटा सा समय था गुजरात के बनस्पत अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का फटाफट चुनाव हो गया वहाँ 20 दिन 25 दिन या 30 दिन कहें तो 30 दिन के अंदर में चुनाव संपन्न। क्या कुछ आपने देखा, क्योंकि लंबा वक्त आपने गुजारा है, इसलिए भी उस पूरी की पूरी प्रक्रिया में मैं देख रहा था कि आप हिमाचल प्रदेश में डटे हुए थे। क्या कुछ था और क्या कुछ लोग कहते नज़र आए, क्या कुछ मुद्दे वहाँ हावी नज़र आए, क्या वहाँ भी महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस का एक मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही है और उस पर अब बातें होने लगी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये कितना हावी रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये तुरूप का इक्का, ट्रम्प कार्ड जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में, वो माना जा रहा है। तो क्या ये मुद्दे हावी रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई, नफरत के खिलाफ राहुल गांधी का जो पदयात्रा है वो उसकी गूंज भी क्या वहाँ सुनाई देती थी? और उससे इतर अगर बीजेपी की बात करें तो चूंकि उनकी सरकार थी, पूरी सरकार उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में और मशीनरी उनके हाथ में, फिर भी क्या कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने एक बागी नेता को फोन करना पड़ा था? उसको लेकर के भी खूब चर्चा हुई थी। थोड़ी इन बातों पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए और सीधे फिर आंकड़ों की तरफ आएंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमारा सैंपल साइज क्या है और हम अब आपको किन किन क्षेत्र में, किन किन पार्ट में लेकर चलते हैं और कितनी सीटें आती हैं वो बताएंगे। लेकिन आपके विचार। राजीव जी, हिमाचल, सबसे पहली बात तो इस बार जो चुनाव था हिमाचल वर्सेस दिल्ली था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा था। लोग यह कह रहे थे कि लग रहा है कि लोकसभा चुनाव हिमाचल में अभी लड़े जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर अपने लोगों के मुद्दे की बात कर रही थी, वो चाहे आदिवासी बजट हो, जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पर उनके लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, या महिलाओं को लेकर बजट हो, बस की यात्राएं हो, उनकी पेंशन हो, सब पर काम किया कांग्रेस ने और बड़े अलग अलग तरीके से उसको सुचारू रूप से किया। क्योंकि केजरीवाल ने जो सिगुफा वहाँ पर फ्री बिजली का और उसका दिया, उसका असर ये हुआ कि जयराम ठाकुर साहब ने तुरंत 125 यूनिट फ्री कर दिया और 125 यूनिट के बाद जो लोगों ने ज़्यादा यूज किए उनके पास जो बिल आए वो भी सामने आ गए, चुनाव से पहले आ गए। तो दोनों खामियाजा लोगों ने देख लिया। हिमाचल के लोगों में एक बात बड़ी साफ तौर पर बसी पड़ी है कि डबल इंजन सरकार का खामियाजा हिमाचल को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया, मोदी जी ने इतना पैसा हिमाचल को दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो पैसा जमीन पर नहीं उतरा, कागजों पर ही तैरकर गायब हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव के आते आते दिखी वो था अमृत महोत्सव का आयोजन। देखिए, पहाड़ों पर चलने का एकमात्र साधन है सरकारी फैसिलिटी, वहाँ पर जो बसें हैं, और सारी की सारी बसें जहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जाता था उस जगह पर पता चला कि वो सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढोने में लगी हैं। तो उस दिन पूरा का पूरा हिमाचल इंतजार करता था बस अड्डे पर कि आखिर हम जाएं क्या। और ये समय वक्त वो था जब किसान बागवान अपने खेतों में जाने के लिए ज़रूरी था, उनको सेब बेचना ज़रूरी था। जब उस समय अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब वहाँ उर्वरक नहीं थे,
तब वहाँ ऐसे कोई फर्टिलाइजर कीटनाशक वो नहीं थे जो स्प्रे करते हैं लोग सेबों पर अपने। तो किसानों को ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं उनके अपने जनाजे पर। तो एक ये इमेज ये बनी थी। फिर बीजेपी अपने आप से जो लड़ाई लड़ रही थी, जो टिकट काटने की कवायद थी, टिकट काटने की सुगबुगाहट पहले से थी कि इतने मंत्रियों का कट जाएगा, इतने विधायकों का कट जाएगा। लेकिन जो समय था टिकट काटने का कि अभी कटा और कल नामांकन है, तो उनके पास मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं था। इससे उन लोगों को लगा कि हमें ठगा गया। कई ऐसे विधायक, कई ऐसे मंत्री जिनकी सीट बदली गई या सीट टिकट उनका काटा गया, उनसे बातचीत पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमें 15-20 दिन पहले बता देते तो हमारी क्या गलती थी। आप आज बता रहे हैं, इसका मतलब आज हमें जूते मार रहे हैं। उनकी साफ तौर पर यही लैंग्वेज थी। जनता की तरफ से अगर देखें तो जनता कह रही थी कि जिस चुनाव में अपने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए वहाँ पर प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है, तो अगर प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए मजबूर है, इसका मतलब गड़बड़ है। तीसरा जो एक सवाल था, जो जनता ने इनके रिवाज बदलने के ऊपर दिया, वो साफ जवाब था कि रिवाज जब प्रोफेसर धूमल साहब नहीं बदल पाए, रिवाज जब राजा वीरभद्र साहब नहीं बदल पाए, तो रिवाज जयराम ठाकुर साहब क्या बदलेंगे। ये एक लाइन जनता खुलेआम बोल रही थी और इसमें कहीं कोई संकोच नहीं करती थी। तीसरा एक पॉइंट जो बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर आप देख सकते हैं, वो था कि चुनाव में कर्मचारी हर बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव की पूरी हवा और रुख बदलने के लिए कर्मचारी जिम्मेदार होता है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर बोला कि हमें जो मिला है उससे ज़्यादा के हम हकदार थे। तो उन्होंने ओपीएस पर बिल्कुल मुखर होकर के वोटिंग की है। और अगर इनका आंकड़ा आप देखेंगे तो अमूमन 3000 वोटर्स हर विधानसभा में हैं और 3000 गुड़ागणित बदलने के लिए काफ़ी हैं। ये जो मेरा अपना आकलन है। सबसे दूसरी एक खास बात थी कि ये चुनाव राजा वीरभद्र के बिना लड़ा जा रहा था। कांग्रेस एकजुट दिख रही थी क्योंकि कार्यकर्ता राजा वीरभद्र से जुड़ा था। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री के 4 चेहरे हों, लेकिन उन मुख्यमंत्री के चेहरों के साथ कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता राजा वीरभद्र वाली कांग्रेस से जुड़ा था। और सब ने एक समझौता किया आपस में कि अगर हम जीतेंगे तब मुख्यमंत्री कोई बनेगा। और केंद्रीय नेतृत्व का भी बिल्कुल क्लियर हो था कि हम भी यही करेंगे कि जीत के पहले विधायक लाओ फिर मुख्यमंत्री बनो। तो इन सब से कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ी। कांग्रेस में बागियों की संख्या कम थी, भारतीय जनता पार्टी में बागी ज़्यादा रहे और मुद्दे बिल्कुल हावी थे। कांग्रेस ने जिस दिन बोला कि हर महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं घर में हैं, सबको हम 1500 रुपये की पेंशन देंगे, उस दिन से जो महिला मंडल की गुड़ागणित थी वो बदल गई। जैसे बाकी जगह आशा वर्कर्स काम करते हैं, वैसे हिमाचल में महिला मंडल काम करते हैं। मतलब हर पंचायत में महिला मंडलों की एक अच्छी कवायद है और तीनों पार्टियों की हैं। वो कामरेड भी हैं, कांग्रेस भी हैं और वो भाजपाई भी हैं। आम आदमी पार्टी जरूर शुरू में हमलावर थी, लेकिन बाद में वो चुनाव से बिल्कुल गायब दिखी। उनके जो अपने कैंडिडेट जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखे थे, वो कैंडिडेट मान के चल रहे थे कि आखिर हमारे साथ हमें ऐसा क्यों किया, हमें खड़ा ही क्यों कर दिया जब भागना था। तो चुनाव कुल मिला के मुद्दों पे लड़ा गया है। ओपीएस का असर, पेंशन की व्यवस्था और डेवलपमेंट। जो आप बात करते हैं कि 75 साल के अमृत महोत्सव का जश्न टूटी हुई सड़कों पे जाकर मनाया गया। वो टेंट जो टंगे थे, लोग सवाल कर रहे थे कि इसका खर्चा कौन भरेगा, क्या ये सरकारी बजट से है, और वो था सरकारी बजट से। डीसी और बाकी लोग उस पर बिल्कुल काम कर रहे थे। 10-10 दिन, 12-12 दिन वो टेंट इंतजार करते रहते थे और उसकी वजह से लोगों का जो रिएक्शन था कि हमारे यहाँ का तापमान बढ़ गया है, इससे हमारे सेब को नुकसान हो रहा है। तो अगर टेंट तापमान बढ़ाने और सेब के नुकसान तक जा सकते हैं तो आप इसको वोटिंग में बिल्कुल कायदे से देख सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत ज़मीनी हकीकत आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर घूमेंगे देखेंगे तभी उन हकीकतों को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे और जनता के बीच खासकर इस जैसे हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पहुंचा पाएंगे। अब सीधे आना चाहूँगा एग्जिट पोल की तरफ और हिमाचल प्रदेश क्या कुछ कहता है। सबसे पहले जो सैंपल साइज है विजय जी, जो सैंपल साइज आपका है वो हम स्क्रीन पर लेकर आना चाहते हैं और उसके बाद ये देखिए गुजरात और हिमाचल उल्टा कर दिया है, शायद उल्टा है, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। और
हिमाचल की जगह गुजरात, गुजरात की जगह हिमाचल, और अभी गुजरात की ज़रूरत नहीं है, पहले हिमाचल की हम चर्चा करें। और ये है कि हिमाचल प्रदेश में 7,200 कितना वो है 231, 7,231। लेकिन चलिए, सैंपल साइज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिमला की 19 सीटें जो हैं, इन 19 सीटों में से, शिमला की 19 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। शिमला जो क्षेत्र है 3 भाग में, हम पहले से बता रहे हैं कि हमने बांटा हुआ है हिमाचल प्रदेश को, और वो 3 जो भाग हैं वो तीनों में हिमाचल है, मंडी है और कांगड़ा है। तो सबसे पहले हिमाचल में शिमला, मंडी और कांगड़ा। तो शिमला में कितनी सीटें कहाँ आ रही हैं, किसको किस, पिछली दफ़ा की बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ जब तक आंकड़े आएँ। तो 19 सीटों में से 8 सीटें आई थी बीजेपी को और 10 सीटें आई थी कांग्रेस को। 8 सीटें बीजेपी को, 10 सीटें कांग्रेस को, और 1 सीट जो है वो अन्य के खाते में, अदर्स के खाते में। क्या बीजेपी को यहाँ इस बार भी डिफीट कर रही है आंकड़ों के आधार पे कांग्रेस? क्या कांग्रेस पिछली दफ़ा की तरह इस बार भी लीड ले रही है शिमला क्षेत्र में? ये देखना दिलचस्प होगा, ये समझते हैं, और चर्चा को भी ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। और प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत देर से चुपचाप आपके पास आया भी नहीं हूँ और बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए, शिमला के आंकड़े आपके सामने हैं। 19 सीटों में से 2 से 6 सीटें आ रही हैं बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 11 से 15 सीटें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी 0 है, और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही हैं। ये हिमाचल प्रदेश का पहला पार्ट शिमला, और यहाँ 2 से 6 सीटें, जो पिछली दफ़ा 8 सीटें थीं, इस बार मैक्सिमम तो 6 और मिनिमम तो 2, और इसका मीन निकालें तो 4 सीटें आती हुई दिखाई, 6, 2, 8, हाँ 4 सीटें दिखाई दे रही हैं कि 4 सीटें आ सकती हैं अगर दोनों का मीन निकाला जाए तो। 4 सीटें बीजेपी को और 11 से 15 सीटें यानी 13 सीटें आ सकती हैं यहाँ पर कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है, और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही हैं। सीधा आना चाहूँगा प्रोफेसर रविकांत जी, शिमला बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, और शिमला में 8 सीटें हैं शिमला ज़िले में, लेकिन ये ज़िला नहीं, ये उस पूरे क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं शिमला की, जहाँ पर 19 सीटें हैं। क्या कहेंगे आप? क्या जैसी बातें अभी विजय शुक्ला जी कह रहे थे, मुद्दों की बात, जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? डेफिनेटली जो आपने जो आंकड़े दिखाए हैं सामने, और हम लोग उसके पहले भी जो बातें करते रहे हैं, और जिस तरह की कैंपेन वहां पे दिखाई पड़ रही थी कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है कि ये जो आंकड़े हैं, वैसे तो मुझे लगता है बहुत फासला है, 11 से 15 है, तो आंकड़े करीब करीब यही होंगे। और हिमाचल प्रदेश में पूरे में इस बार वही वो जो रिवाज बदलने की बात हो रही थी वो नहीं बदलते हुए दिख रहा है। और बहुत सारे लोग जिनको मैं देख रहा था, जिनको सुन रहा था, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पे जमीन पे जाकर के, वो इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी में बहुत ज्यादा भितरघात है, वहाँ नाराजगी बहुत ज्यादा है खुद बीजेपी के लोगों में, और जो मुद्दे हैं बीजेपी के पास वो कतई नहीं कामयाब हो रहे। माने वहां पे ज्यादातर जो आबादी है, एक तो बहुत पढ़ी लिखी है, और सरकारी सेवाओं में लोग ज्यादा हैं, और सरकारी सेवाओं में भी देखिएगा तो आर्मी में और दूसरे जो सैन्य प्रतिष्ठान है वहां पे उनकी तादाद ज्यादा है। और ये जो मुद्दा है अग्निवीर का या पुरानी पेंशन का, वो मुद्दा वहां ज्यादा कामयाब हुआ। वहां आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते थे, और जो जाति की पॉलिटिक्स है जो उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं, सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स हुई, वो भी वहां उस तरह से नहीं काम करती है, क्योंकि ज्यादातर तो 50% के आसपास तो सवर्ण जातियां हैं, तो वो मुद्दे भी उस तरह से काम नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने बुनियादी सवाल वहां पे रखे थे, और नरेंद्र मोदी की अपनी कार्यशैली से जो नाराजगी रही है लोगों की, वो नाराजगी सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही थी। लोग बात कर रहे थे, गुजरात की तरह वो डर नहीं दिख रहा था। अब गुजरात में बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखिए,
वहां 10 लोग अगर खड़े हैं तो उसमें से मुश्किल से 2 लोग बोल रहे हैं, 8 लोग कह रहे नहीं हमको कुछ नहीं बोलना है, हम जो वोट डालेंगे और उसके बाद रिजल्ट बताएगा। हिमाचल प्रदेश में उस तरह का नहीं है। और उत्तर प्रदेश में या बिहार में तो आप देखते हैं कि लोग खुद से बताना चाहते हैं कि हमारे एजेंडे क्या हैं, हम किस पार्टी को पसंद करते हैं। ये भारत है कि जहां पे आपको वैभव दिखेगा कि कोई पॉलिटिकली इतना वोकल है, कहीं नहीं है, कहीं कम है। तो हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत परिष्कृत किस्म के हैं और वो मुझे नहीं लगता है कि उस झांसे में फंसने वाले हैं। हाँ, एक नेशनलिटी का इशू रहता है, लेकिन वो नेशनलिटी का इशू कैसे काम करेगा, परिणाम उस तरह के नहीं है। आप 4 साल के लिए सेना में लोगों को भर्ती करेंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? वो अंबानी और अडानी के प्रतिष्ठानों के बाहर खड़े होकर के वो पहरेदारी करेंगे। ये सवाल भी लोगों के जहन में था और इसलिए उसी जो सेब की खेती है उसको लोगों ने देखा कि अडानी साहब के लिए सीधा काम हो रहा है, तो लोगों में जो नाराजगी थी और उसी नाराजगी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर होते हुए दिख रहा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को और ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी का संगठन है अपना और आरएसएस के लोग हैं, तो उस वजह से ये तस्वीर आपको दिख रही है। अदरवाइज जिस तरह की नाराजगी है उसमें तो बीजेपी की हालत और बदतर होनी चाहिए थी, लेकिन उसका कैडर है, उसका संगठन है और निश्चित रूप से उसके पास संसाधन है, उन संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो तो करते ही है। सरकार में है अभी, केंद्र में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है पूरी मशीनरी वहाँ लड़ रहा है, तो उस हिसाब से भी एक बहुत बड़ा काडर है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि जो चंदे हैं, जो पैसे हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो कितने परसेंट किसके लिए खरीदे जा रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़े या विजय जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? एक बात मैं जिक्र करना चाह रहा था, जब हम लोग अभी बागियों की बात कर रहे हैं कि भाजपा के बागी, तो हिमाचल की कई ऐसे सीटें थी जिनका आरक्षण इस बार बदल जाएगा। तो ऐसे उम्मीदवार जिनको लगा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया या उनको टिकट की संभावना थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये तय किया कि हमें चुनाव लड़ना है, क्योंकि यह उनके जीत हार का आखिरी चुनाव था। क्योंकि उनको विधायक बनना था या मंत्री बनना था। 26 में वहाँ नए परसीमन हो गए, आरक्षण के लिए सीटें बिल्कुल उलट पलट हो जाएंगी, तो ये भी एक बड़ा कारण था। दूसरा, जैसे आप शिमला की बात कर रहे हैं, शिमला में ठियोग एक ऐसी सीट है जहाँ से राकेश सिंगला सीपीएम के जीतते रहे हैं, हमेशा इस बार भी जीते हुए माने जा रहे हैं। कुसुम्पटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वहाँ के कद्दावर मंत्री का टिकट शिमला शहर से कुसुम्पटी भेज दिया गया था, सुरेश भारद्वाज जी, जिनकी अभी हाल में 2 दिन पहले जब हिमाचल प्रदेश की एक बीजेपी ने मीटिंग बुलाई अपने सभी 68 विधायकों की, तो मीटिंग में नहीं थे। उनका कोई व्यक्तिगत कारण बता करके उन्होंने उस मीटिंग से अपने आप को किनारे किया था। 20 साल से वहाँ पर कांग्रेस काबिज है। लगातार शिमला से 4 बार चुनाव जीतते हुए, विधायक मंत्री रहते हुए सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर में काम किया। उनको एकाएक कुसुम्पटी भेजना, सुरेश भारद्वाज तो संगठन के अच्छे कार्यकर्ता और चेहरे होने के कारण, चूंकि हमेशा उन्होंने समय बीजेपी को दिया है, तो उन्होंने कुसुम्पटी को तो चुन लिया, लेकिन कार्यकर्ता जो शिमला के थे उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये केंद्रीय नेतृत्व ने गलत किया है, हमारे मंत्री को यहीं से टिकट मिलना चाहिए था। उनका कहना था कि हमारे माली ने बगिया बनाई, अब दूसरा माली किराएदार का आ गया। तो दोनों सीटें खतरे में आ गई, शिमला भी कुसुम्पटी में। तो इस तरीके के दांव पेच, नफ़ा नुकसान भी इस बार हिमाचल में दिखे, जो शिमला में आपको सीधे तौर पर दिख रहा है। उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और हिमाचल में शिमला जो क्षेत्र है जहां 19 शिमला संभाग में 19 सीटें हैं और वहां बीजेपी लूज करती हुई, पिछली बार भी लूज की थी बीजेपी को 8 सीटें थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 10 सीटें गई थीं शिमला इस संभाग से। लेकिन इस बार एक लंबा गैप दिखाई दे रहा है। 8 की जगह जो 8 सीटें थी, अब 2 से 6 सीटों पे बीजेपी रह सकती है, तो एक नुकसान यहाँ। और कांग्रेस को जो पिछली दफ़ा 10 सीटें आई थीं वो बढ़ करके 11 से 15 सीटें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है अगर पिछले और इस बार में देखा जाए, लेकिन कांग्रेस लीड कर रही है जैसा पहले थी और उसमें और भी इजाफा हो रहा है, कम से कम 2 सीटों का इजाफा तो हो ही रहा है और अपर साइड देखा जाए तो 5 सीटों का इजाफा हो रहा है। खैर, लेकिन हम
आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आंकड़े हैं, जो मेन आंकड़े आते हैं, इन दोनों के मीन को निकालते हैं, यानी 2 और 6, तो कुल अगर देखा जाए तो 2 से 6 के बीच में, और एग्जैक्ट फिगर देखा जाए तो 4 सीटें आ सकती हैं। ऐसे ही 11 से 15 यानी 26 सीटें टोटल, और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 13 सीटें आ सकती हैं। इस ढंग से देखा जाता है, और उसको जोड़ेंगे तो टोटल 68 सीटों पे हम पहुंचेंगे। आइए अब आगे बढ़ें और शिमला से आगे मंडी की ओर चलते हैं। मंडी बहुत महत्वपूर्ण है। मंडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विजय जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, फिर हमारे तमाम साथी हैं और आंकड़े आने के बाद उनके पास चलेंगे, बात करेंगे। मंडी क्यों महत्वपूर्ण है? राजा साहब अभी आप कह रहे थे, और लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो एक पूरी की पूरी लड़ाई, पूरी कवायद चुनाव जीतने की, हिमाचल बचाने की, क्या मंडी में थी? राजीव जी, जब उपचुनाव था तब एक नारा गया था कि मंडी गई तो झंडी गई। ये एक बड़ा स्लोगन था जो वहाँ लोग चल रहा था। चूँकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब सिराज से आते हैं, मंडी में आता है वो, और मंडी से एक दूसरा नाम जिसको हम लोग भूल रहे हैं, और सुखराम जी का परिवार, अपना सुखराम जी जो पहले टेलीफोन संचार मंत्री थे, जिनके ऊपर घोटाले का आरोप पहले लगा था, उनका परिवार, जिन्होंने बीजेपी के अंदर अपने आप को शामिल किया, जिन्होंने पहले पार्टी बनाई थी कांग्रेस की, एक अलग हट करके, कांग्रेस को तोड़ करके। चूँकि इस बार राजा साहब नहीं, तो राजा साहब के बिना पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोकसभा सांसद वहाँ से रानी प्रतिभा सिंह हैं। तो राजा साहब के ना होने का मुनाफा कांग्रेस को कार्यकर्ता दे रहा है। वो श्रद्धांजलि के रूप में मान रहा है कि हमारे राजा को ये हमारा वोट श्रद्धांजलि के रूप में होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है आपदा से, वो मंडी रहा है। इस बार कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए लोग रहे हैं, पर्यटन ज़्यादा रहा है, आगे कुल्लू का रास्ता वहाँ से होके जाता है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं कि मंडी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई क्योंकि मंडी मुख्यमंत्री के लिए भी अस्मिता का सवाल है और रानी प्रतिभा सिंह के लिए भी। मंडी, अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो उस लोकसभा में इकलौता विधायक कुल्लू से कांग्रेस का सुंदर सिंह ठाकुर के रूप में था। सुंदर सिंह ठाकुर के बारे में बोला गया कि एक ऐसा विधायक जो 5 साल धरना देते बैठा रहा। धरना इसलिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में चिल्ड्रन फैसिलिटी करने के लिए, रेडियोलॉजिस्ट के लिए, ये जो सारी लड़ाई थी, ये पूरी लड़ाई कांग्रेस 5 साल लगातार एक नाम से लड़ती रही। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस वहाँ लड़ाई पे नहीं थी। वहाँ नारा ही था कि 1-17 पे भारी, ठीक है, 16 और 1 का जो रेशियो लोकसभा में था, तो ये सारे भी थे। दूसरा, मंडी जो है आम आदमी पार्टी का बिल्कुल केंद्रित तो था। मंडी में आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत शुरू से लगा रखी थी कांगड़ा के बाद, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, उसके बाद से सारी चीज़ें, पूरा सिस्टम बदलना शुरू हो जाता है। और जब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष को ही ले लिया वहाँ पर, तो लोगों में सवाल आया कि फिर इनके ऊपर लॉयल्टी वाला आ गया। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के प्रति हिमाचल में एक अलग तरीके का माहौल है। आप पहला ऐसा राज्य देखेंगे जहाँ इंटक जमीनी तौर पर काम करता है। आप पहला ऐसा राज्य देखेंगे जहाँ कांग्रेस का बड़ा मजबूत कैडर है। बाकी जगह कांग्रेस आपको इतने मजबूती से नहीं दिखेगी जितनी मजबूती से कांग्रेस का कैडर हिमाचल में मौजूद है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि राजा साहब के बिना चुनाव लड़ना है, और अगर जीतेंगे तभी आगे की राजनीति बनी है, वरना फिर आगे की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मंडी को कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग तरीके का वो दे रही थी। तो मंडी में 24 सीटें हैं, मंडी संभाग में 24 सीटें हैं, और 24 में से किसको कितनी सीटें आ रही हैं ज़रा स्क्रीन पर ले आइए। तो लेकिन इससे पहले, हाँ, स्क्रीन पर लाने से पहले आ चुके स्क्रीन पे, बीजेपी यहाँ भी लूज कर रही है। पिछली दफ़ा बीजेपी को जो रोकना चाह रहा था मैं, खैर आंकड़े सामने, अब इस बार का ही देख लीजिए। 5 से 9 सीटें मंडी में बीजेपी को आ रही हैं और 13 से 17 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें जा रही हैं। मंडी में भी कांग्रेस लीड कर रही है। 24 में से 5 से 9 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, 13 से 17 सीटें कांग्रेस को और 1 से 3 सीटें अदर्स के खाते में। पिछली बार मंडी में 18 सीटें कांग्रेस के पास थीं 19 में से, आप समझ लीजिए। और मंडी ही एक
वो जगह है जहां पहले कांग्रेस नहीं थी। मंडी ज़िले की बात कर रहा हूं। खैर, लेकिन 18 सीटें 24 में से पिछली दफ़ा बीजेपी के पास, 5 सीटें पिछली दफ़ा कांग्रेस के पास, और इस बार मंडी में कांग्रेस जो है वो, ज़रा मंडी का ले आइए फिर से, इस बार जो सीटें आ रही हैं वो आ रही हैं मंडी में 13 से 17 सीटें, 13 से 17 सीटें, 5 से 9 सीटें। तो ये यहाँ भी कांग्रेस 3 में से 2 संभाग में कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और कुल आप नीचे देख रहे होंगे 7 से 15 सीटें अब तक बीजेपी के खाते में, और 24 से 32 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 2 से 6 सीटें आ सकती हैं। ये हिमाचल प्रदेश की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे, ये 2 संभाग जिसमें शिमला और मंडी, शिमला की 19 सीटें और मंडी की 24 सीटें, ये दोनों 24 और 19 मिलाकर के जो सीटें जितनी बनती हैं उसमें किसको कितनी सीटें आ रही हैं वो नीचे आप देख रहे हैं। जहां कांग्रेस 24 से 32 सीटें लेकर आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 7 से 15 सीटों पर अभी तक सिमटी हुई है। पिछली दफा बीजेपी 44 सीट लेकर के सरकार में थी और कांग्रेस 21 सीटों के साथ में सेकंड पोजीशन पर थी, जबकि आम आदमी पार्टी उस समय नहीं थी और अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी। और ये है अभी तक मंडी और शिमला का हाल। एक बार फिर से आना चाहूँगा मीनू जी आपके पास। मीनू जी, चेहरा थोड़ा आपका खुश नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है। क्या ऐसा ही अनुमान था इसलिए, या कुछ और बात है? जी, अनुमान यही था। देखिए, मंडी की बात जैसे विजय जी ने कही कि राजा वीरभद्र सिंह का एरिया था वो, और ये इस बात की जो उनकी मृत्यु के बाद वहां की जनता ने जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, वो संसदीय सीट का जब उपचुनाव हुआ था तो उसमें उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ा था, और वो मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो 4 लाख से ज्यादा मतों से वो जीती थी। तो वो भी उसको माना जा रहा था कि जनता ने राजा वीरभद्र सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तो इलाका जो है, इसमें अगर ये रिजल्ट, ये जो आपका अनुमान है, ये अगर नतीजों में तब्दील हो जाता है तो जयराम रमेश का तो पत्ता साफ हो जाएगा। वो जयराम ठाकुर का तो पत्ता ही साफ हो जाएगा, क्योंकि मेन उनका भी वही गढ़ है। तो तीसरी ये जो मंडी का इलाका है, इसमें विजय जी ऊना की क्या स्थिति है, अगर कुछ बता सकते हैं आप? तभी मेरे ख्याल से आप जोड़ेंगे, कांगड़ा में जोड़ेंगे ना शायद। हाँ, नहीं, मंडी में जोड़ेंगे कि कांगड़ा में? मीनू जी की आवाज थोड़ा चलिए, ये पंजाब से लगता हुआ इलाका है, मैं ये जानना चाह रही थी, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, मैं आप बाद में बताऊंगी क्यों है मेरा इंटरेस्ट। तो ये इसमें है, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये तो कंगना रनौत का इलाका है। तो रोचक बात ये है, इसमें सवाल ये उठता है कि कंगना रनौत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया चुनाव में हिमाचल के, जबकि कंगना रनौत तो सबसे बड़ी कैंपेनर है सोशल मीडिया पे मोदी जी की। ये समझ में नहीं आया। जी राजीव जी, विजय जी से पूछता हूँ, कंगना रनौत कहाँ रही विजय जी? वो तो क्या उनको लोकसभा में सीधे लेके आएंगे? कंगना रनौत दरअसल उस समय जो इन्फॉर्मेशन थी वो घायल थी, उनके पैर में चोट थी, और वो मनाली में आराम फरमा रही थी अपना, उन्होंने एक रिसोर्ट और घर जो उनका है उसमें। बाद में जब निकल के आई तो ये हुआ कि कंगना रनौत सीधे लोकसभा की तैयारी कर रही हैं, और उनको विधानसभा में किसी भी तौर पर बीजेपी ने अभी प्रयोग नहीं किया है। 2 चेहरे बिल्कुल अलग नज़र आएंगे लोकसभा में, अनुपम खेर और कंगना रनौत। दोनों लोग पॉलिटिकली हिमाचल में बड़े एक्टिव रहे हैं चुनाव के दौरान, और बड़ी तगड़ी तरीके की इन लोगों ने पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे नहीं आए। एक बात मैं भूल गया था, जब मंडी का हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो अगर मंडी की बात करेंगे तो कुल्लू के राजा का नाम आना जाहिर सी बात है, लाजमी है, क्योंकि जो राजा राम अयोध्या में है वो कुल्लू के राजा के पुराने पूर्वजों ने यहाँ से चुरा करके अपने यहाँ रखा हुआ है। अलग तरीके की एक रघुनाथपुरी बनी है, कुल्लू का दशहरा भी इसी से मनाया जाता है, इसी उसमें। तो उनकी नाराज़गी भी इसमें मायने रखती है, उनके आंसू भी जनता देख रही थी और समझ रही थी
कि उनके जनता आंसुओं का इस बार बड़ा हिसाब किताब था हिमाचल में। मतलब हमारे केंद्रीय मंत्री भी रोए, उनके भी आंसू निकले। अनुराग ठाकुर की बात अनुराग कर रहे ठाकुर साहब जी की, ठीक है, धूमल साहब की अनदेखी, शांता कुमार जी की अपनी नाराजगी ब्राह्मणों के प्रति किसी टिकट को ना देने पर, क्योंकि शांता कुमार जी तो साफ तौर पर बोल देते हैं, उनका अपना सिस्टम, धूमल साहब का अपना सिस्टम, और बाकी ऐसे आंसू बहाने वाले राजाओं का अपना सिस्टम। कांग्रेस आंसुओं का हिसाब किताब तो बिल्कुल हिमाचल की जनता इसमें कहीं ना कहीं करती हुई दिख रही है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़ गए हैं। पाठक साहब, नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं और आंकड़े अभी तक हिमाचल प्रदेश के को 3 क्षेत्र में, 3 संभाग में बांटते हुए शिमला, मंडी और कांगड़ा, और तीनों में से 2 संभाग में कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं और इलेक्ट लाइन के सीईओ विजय शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे सर्वे को, एग्जिट पोल को कंडक्ट किया है और वो अपनी बात खासकर हिमाचल को लेकर के रख रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं, 2 क्षेत्र के 43 सीटों को हम लोग अभी तक लेकर आ चुके हैं स्क्रीन पे, और जिसमें मंडी की 24 सीटें हैं और शिमला की 19 सीटें हैं, 43 सीट्स टोटल। उसमें से कांग्रेस को 24 से 32 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 7 से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर्स के खाते में 2 से 6 आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है, जो पहले हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई थी। आपसे समझना चाहूँगा कि हिमाचल को लेकर के अब तक बहुत सारी बातें आप इसी मंच पे कई बार करते रहे, हिमाचल चुनाव के समय भी। इन आंकड़ों को देख करके आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, और आपको क्या लगता है ये पिछड़ना, आगे बढ़ना, एग्जिट पोल, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? राजीव जी, एग्जिट पोल पर अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन यह स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं रही। जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि जो नाराजगियां थी लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा थी। बागी प्रत्याशी भी बीजेपी के ज्यादा थे। पहली बार इस देश ने देखा कि सर्वशक्तिमान अवतारी प्रधानमंत्री एक प्रत्याशी को नामांकन वापसी के बाद फोन करके चुनाव में बैठने के लिए कह रहे हैं। यह भी पहली बार हुआ। अब वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था या नहीं था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पर था और पहले चरण के गुजरात के मतदान के दिन भी 1 दिसंबर को माननीय मोदी जी दूसरी जगह रोड शो कर रहे थे, तब भी मैंने इन दोनों अवसरों पर जो कहा था वो आज डीबी लाइव पर भी कहना चाहता हूं। आपके एग्जिट पोल के बहाने से एक जरूरी बात है, मैं भारत सरकार से, निर्वाचन आयोग से एक अपील करना चाहता हूं एक नागरिक के नाते, कि अब किसी भी तरह की आदर्श आचार चुनाव संहिता को समाप्त कर देना चाहिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है इस देश को। देश अमृत काल में है। माननीय मोदी जी जो करें, जो भारतीय जनता पार्टी करे, वही आदर्श है, वही संहिता है, वही चुनाव है। तो आदर्श आचार संहिता, इन चीजों की अब जरूरत नहीं है। आज भी दूसरे चरण के मतदान के दिन मोदी जी वोट डालने जा रहे थे या रोड शो कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। देश के सारे मुख्यधारा के चैनल उन्हें दिखा रहे थे। तो अब मतदाताओं को प्रभावित करने की जो जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वे सब होती हैं। तो अब इस आचार संहिता की कोई जरूरत नहीं। निर्वाचन आयोग चिंता भी नहीं करता। आप कितनी भी शिकायतें करते रहिए, विपक्ष के लोग, हम लोग मीडिया में चर्चा करते रहे। एक बात तो ये, तो हिमाचल का जहां तक प्रश्न है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी और उसके बरक्स कांग्रेस ने यह किया कि राहुल गांधी को इस चुनाव से दूर रखा। मुझे ऐसा लगता है चूंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, इसलिए उसमें से एक दिन के लिए गुजरात जाना एक प्रतीकात्मक बात थी। हिमाचल न जाकर यह आत्मविश्वास कांग्रेस ने शायद दिखाने की कोशिश की है कि हमारे सबसे बड़े आइकन, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बिना जाए भी हिमाचल जैसे राज्य में अकेली प्रियंका गांधी या संगठन बेहतर परिणाम ला सकता है। और अगर आपके ये आंकड़े, एग्जिट पोल के आंकड़े शुरुआती रुझान ही न मान लें, एग्जैक्ट नहीं है, न ये परिणाम है, न नतीजा है, तो भी
ये भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए भी कि पार्टी के इस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे तो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनकी ससुराल जरूर अपने जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। ये भी एक बड़ी चिंता की बात होगी कि जिस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, ज्ञात अज्ञात आकाश गंगाओं में सबसे बड़ी पार्टी जो है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रदेश से है, वहां अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष, यद्यपि राष्ट्रीय अध्यक्ष वे नाम के हैं, बाकी पार्टी तो 2 लोगों की है, 1.5 लोग मान लीजिए, एक नरेंद्र मोदी, आधे अमित शाह, तो ये उन 1.5 लोगों पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा कि ये जो लार्जर देन लाइफ इमेज है नरेंद्र मोदी की, जो ब्रांड इमेज है, वो खतरे में पड़ जाएगी। और ये खतरा गुजरात में भी है। शायद आगे हम गुजरात पर बात करेंगे तब मैं इस पर बोलूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश अब तक जो संकेत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। कांग्रेस अभी से खुश होना चाहे तो हो सकती है, डीवी लाइव के ये आंकड़े भी एग्जिट पोल के उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त हैं। हम पत्रकार हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कौन पार्टी हार और जीत रही है, लेकिन ये जरूर है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर सत्ता में बैठी कोई पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को बलाए ताक रखकर सिर्फ चुनाव जीतने में लगी हो और जहां चुनाव हार जाए वहां दल बदल करके सरकार बना ले, तो वहां अंतिम जिम्मेदारी मतदाता की, जनता की ही बचती है। और अगर जनता ऐसा कोई फैसला करने जा रही है तो लोकतंत्र के लिए ये बेहतर संकेत है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी का नाम जरा ठीक कर लीजिए नीचे। और प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। 2 क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश को हमने 3 क्षेत्र में, 3 संभाग में बांटा हुआ है। शिमला है, कांगड़ा है और मंडी है। शिमला और मंडी दोनों मिलाकर 43 सीटें हैं। शिमला में 19 और मंडी में 24 सीटें, कुल मिलाकर 43 सीट्स। और 43 सीट्स के आंकड़े स्क्रीन पर आप नीचे देख रहे हैं। कांग्रेस यहां बढ़त में है, 24 से 32 सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। एग्जिट पोल जिन्होंने कंडक्ट किया है, विजय शुक्ला, जो इलेक्ट लाइन के हमारे साथी, वो सीईओ हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपनी तमाम बातें ये रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे। इनसे भी कई सारे सवाल के और भी हम जवाब चाहेंगे। गुजरात के आंकड़े भी आ रहे हैं हम तक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले जल्दी ही उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि 5 बजे चुनाव अभी खत्म हुआ है मतदान गुजरात में, लेकिन लाइनें लगी हुई हैं, बहुत कुछ आंकड़े बाकी हैं आना। गुजरात पे भी बात होगी। पहली प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी आपकी, हिमाचल प्रदेश को लेकर के क्या ऐसा ही जैसा कि जो यहाँ दिख रहा है ऐसी ही खबरें आ रही थी या कुछ उलट खबर है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी लगातार रिवाज बदलो की बात करते रहे वहाँ पर, और यहाँ रिवाज बदलने की बात दिखाई नहीं दे रही है। रिवाज बदलो से मतलब था कि जो 30 साल से लगातार हर 5 साल में सरकार बदल देते थे, तो इस बार आग्रह अनुग्रह जो भी कह लें वो यही कर रही थी बीजेपी की रिवाज बदल डालिए, इस बार आप फिर से बीजेपी को लेकर आइए ताकि डबल इंजन की सरकार रहे और विकास के पथ पर हम आगे बढ़ते रहें और सेब के बागान जो हैं वो जाते रहें। जी, आपके आंकड़े राजीव जी, वो तो अब तो जो सच्चाई है वो तो 8 तारीख को मालूम होगी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो जो ऐतिहासिक ट्रेंड है हिमाचल का, उससे अलग नहीं है। और ऐसे विश्लेषण पहले भी आ रहे थे, जो लोग हिमाचल गए वो भी बता रहे थे। दूसरी चीज़ कि बीजेपी वहाँ पे, हिमाचल में मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी कम है, 2% है, तो वहाँ पे ये हिंदू मुसलमान चलता नहीं है। तो ये भी एक मतलब बीजेपी के लिए बड़ा एक अजीब सी फील्ड है वो, कि जहाँ हिंदू मुसलमान ना चले। छत्तीसगढ़ में भी इनको ऐसी परेशानी आती है। तो हिमाचल का एक तो ट्रेडिशन है, वहाँ पे पोलराइजेशन काम नहीं करता। वहाँ के जो इश्यूज थे हिमाचल के, अगर आपको याद करें तो पेंशन का बहुत बड़ा इशू था। पेंशन का बहुत बड़ा इशू है, महंगाई का इशू है। काफ़ी बड़ी संख्या में हिमाचल के लोग फौजों में होते हैं, उनकी इकॉनमी वहाँ की मनी ऑर्डर इकॉनमी कही जाती है। और उसमें जो ये
अग्निवीर योजना लाए जिसमें कि कोई पेंशन का या इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारे इश्यूज हिमाचल में बड़े इम्पोर्टेंट थे। भीतरघात भी थी, प्रियंका गांधी का अग्रेसिव प्रचार था वहाँ पे, और भीतरघात भी हुई। बीजेपी के अंदर काफ़ी रिबेल 22 करीब रिबेल कैंडिडेट हुए। बाकी जो अभी हमारे डॉक्टर साहब बता ही रहे थे, डॉक्टर राकेश, की किस तरीके से मोदी साहब को फ़ोन करना पड़ा। तो हिमाचल में आपका जो ट्रेंड दिखा रहा है वो बहुत अप्रत्याशित नहीं है, और बाकी देखते हैं 8 तारीख को क्या रहता है। बिल्कुल ये अप्रत्याशित नहीं है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और 30 साल का जो रिवाज बदलो नारा था, यहाँ बस यही दिख रहा है कि बीजेपी का जो ये नारा था उसको ठुकरा दिया है वहाँ की जनता ने, और रिवाज न बदलते हुए जिस रिवाज से चली आ रही है वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार उसी हिसाब से बनने जा रही है। यानी अगली दफ़ा ऐसे अगर देखा जाए 43 सीटों में से अगर 24 से 32 सीटें आई हैं तो यानी कांग्रेस को बढ़त यहाँ दिखाई दे रही है। एक कमेंट चाहूँगा जेपी सिंह साहब आपसे भी, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेपी सिंह साहब, देखिए, मैं तो पहले ये बताना चाहता हूं कि इन बिटवीन मैंने जरा और चैनल खोल के देखा कि एमसीडी में क्या दिखा रहे हैं। गोदी चैनल एमसीडी में दिखा रहे हैं कि 150 सीटें से 171 सीटें आपको आ रही हैं और 60 से 80-85 सीटें जो है वो भाजपा को आ रही। तो दिल्ली में साहेब के नाक के नीचे से जमीन जो है आपने सरका दी है। गुजरात आप जीते या न जीते, हिमाचल आप जीते या न जीते, लेकिन फिलहाल दिल्ली में साहब की जो है वो धोती का जो है पीछे का पिछवाड़ा खुल गया है जी। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये पहली बात तो ये कहनी थी कि जो डॉक्टर पाठक ने कहा, देखिए वास्तविकता में चुनाव संहिता की आवश्यकता इसलिए है कि अगर अपोजिशन पार्टी एक छींक भी मारे तो उन्हें कैसे परेशान किया जाए और कैसे उनके चुनाव को निरस्त किया जाए, इसलिए आचार संहिता की आवश्यकता है, वो सत्ता पक्ष के लिए आवश्यकता नहीं है। एक बात आपने और कही थी कि मीनू जी मुस्कुरा क्यों रही है। देखिए वास्तविकता में वो देहरादून में बैठी है, उत्तराखंड में बैठी है। मेरा जन्म उत्तराखंड का है, मुझे इस बात की खुशी है अगर ये चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो मूल मुद्दों पे वापस आ रही है, वो रोजी रोटी पे वापस आ रही है, वो मंदिर मस्जिद पे नहीं फंस रही है, वो ये जो कृत्रिम मुद्दे हैं उसमें नहीं फंस रही है। तो वास्तविकता में ये वो हर आदमी जो भारत को प्यार करता है, जो राष्ट्रभक्त है, उसको इस बात की खुशी है कि भारतवर्ष अपने मूल पृष्ठों पे वापस आ रहा है। और अगर ये चुनाव के रिजल्ट्स इस प्रकार से आते हैं, डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में एमसीडी में जिस प्रकार की फोरकास्ट हो रही है, एग्जिट पोल्स में आ रहे हैं, वास्तविकता में हमें देश को उसी रास्ते में वापस आना पड़ेगा। अगर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली इस प्रकार के निर्णय लेती है और गुजरात निर्णय लेती है, देखिए वास्तविकता में जो गुजरात का इलेक्शन है, वो जो एक गुजराती अस्मिता दिल्ली और गुजरात ये मिले हुए हैं, लेकिन ये जो गुजरात का डोमिनेशन है ये बिहार को, महाराष्ट्र को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को परेशान करता है। तो 2024 का ये एक संकेतक है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अगर इस प्रकार का चुनाव हो रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, तो ये 2024 में स्थिति जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे थे बिल्कुल वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। राजीव जी, जी बिल्कुल, कांगड़ा चलेंगे। कांगड़ा की बात, और मीनू जी को बहुत इंतजार है, पहले से कह रही हैं कांगड़ा में क्या कुछ है वो दिलचस्प है। पिछली दफा कांगड़ा में जो है वो 25 सीटें, कांगड़ा संभाग की बात कर रहा हूँ, 25 सीटें हैं और 25 में से 18 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी और 6 सीटें मात्र कांग्रेस को मिली थी, 1 सीट अदर्स के खाते में। इस प्रकार 25 सीटों में से 18 सीटें तो मंडी में भी 18 सीटें थीं, जबकि 24 में से 18 मंडी में है और इधर कांगड़ा में 25 में से 18 दोनों बीजेपी। और इस बार कांगड़ा में ज़रा लेकर आइए कि कितनी सीटें जा रही हैं किसके खाते में, उससे समझ में आ जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। कुल 68 सीटें, और ये देखिए कांगड़ा में 14 से 18 सीटें आ रही हैं कांग्रेस के खाते में, 7 से 11 सीटें आ रही हैं बीजेपी के खाते में। यहाँ ना आदर्श है ना आम आदमी पार्टी है, आदर्श के खाते में भी एक भी सीट नहीं है और आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक आपने 2 संभागों में देखा, आम आदमी पार्टी तीनों अगर देखें तो तीनों में 0 है और 2 में 1-1 सीटें आई हुई थी और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये
पहली प्रतिक्रिया चाहूँगा इस पर। कांगड़ा पे सबसे पहले विजय जी, क्या कुछ है कांगड़ा में? और ये जो आंकड़े हैं 18 की जगह पे 7 से 11 और 14 से 18, मतलब उल्टा दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कांग्रेस को उस समय 6 सीटें आई थी मात्र। देखिए राजीव जी, कांगड़ा और मंडी दोनों में माना जा रहा था कि दोनों निर्णायक बनेगी इस बार सरकार बनाने में। कांगड़ा इस बार इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आगे जाकर के कांग्रेस का एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, फिर इस पर विश्लेषण करते हैं, क्योंकि चूंकि तीनों जगह, तीनों संभाग मिलाकर 68 सीटें बनती हैं और 68 सीटों में किसको कितनी सीटें आ रही हैं ये आप देखें तो नीचे पूरा है। 38 से 50 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, 38 to 50 सीट्स कांग्रेस के खाते में, और 14 से 26 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। 2 से 6 सीटें माफ करें अदर्स के खाते में, यानी अन्य के खाते में। आम आदमी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं आ रही है। यानी यहां पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस सरकार बना रही है 38 से 50 के बीच में, और 14 से 26 काफ़ी लंबा फासला है। और जैसा शुरुआत में मैं याद कर रहा हूं कि प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा था कि 44 सीटें जैसी पिछली दफ़ा थी शायद वही पलट जाएं, और वही पलटी हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर मीन निकालें आप 14 और 26, तो यहाँ 20 सीटें बनती हुई दिखाई दे रही हैं इनके खाते में, बीजेपी के खाते में। और इधर देख लें तो यहाँ भी 44 सीटें ही बन रही हैं। जो 44 सीट आप कह रहे थे वही आ रही हैं। आपकी बातें शायद ये एग्जिट पोल में सही हो रही हैं। आगे देखते हैं 8 तारीख को। जी विजय जी, जो कांगड़ा था, कांगड़ा इस बार कई मायने में इम्पोर्टेंट है। बीजेपी के बागी अलग, जीएस बाली का ना होना दूसरी बात, और जो कांगड़ा बेल्ट है वहाँ ब्राह्मण डोमिनेंट माना जाता था। शांता कुमार का अपना गढ़ है, वहाँ शांता कुमार जी के किसी भी पसंदीदा को टिकट ना देना, तो ये सारी चीज़ें एक अलग इक्वेशंस बना रहे थे। ये माना जा रहा है कि धर्मशाला से कांग्रेस का उम्मीदवार मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है, क्योंकि वो रानी प्रतिभा सिंह का अपना चहेता है, सुधीर शर्मा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उनको पहले कमज़ोर माना जा रहा था। वहाँ भी बीजेपी में जो पूर्व कांग्रेसी बागी था उसको शामिल किया था, राकेश चौधरी को टिकट दिया था। वहाँ नहरिया जो है, पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, विधायक थे, उन्होंने अपोज किया। तो कुल ऐसे इक्वेशंस बने, और ये जो इक्वेशंस हैं कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए बड़ा डैमेजिंग रहे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस नहीं बिखरी, वहाँ बीजेपी बिखरी। वहाँ शांता कुमार जी जैसे व्यक्तित्व का कहीं से भी बीजेपी के पास ना आना, उनसे दूरी बना के रखना एक अलग तरीके का संकेत था। चुनाव के दौरान राजीव शुक्ला प्रचार करते करते शांता कुमार जी से मिलने चले जाते हैं। पूरा मीडिया जो है वहाँ अलग तरीके से देखने लगता है कि आखिर ये क्या चक्कर है, राजीव शुक्ला क्यों मिलने गए हैं। हालांकि शांता जी ने उसके बारे में साफ तौर से बोला कि ये मेरे जूनियर थे और राज्यसभा सांसद होने के नाते मेरे वेल विशर हैं, मिलने आए थे। शांता जी साफ सुथरी तौर से बोलते हैं, लेकिन जो शांता जी का अपना व्यक्तित्व है, उनके आँख के इशारे साफ उसी तरीके से काम करते हैं जैसे उन्होंने कभी नो वर्क नो पेंशन का कॉन्सेप्ट, नो वर्क नो पे का कॉन्सेप्ट उन्होंने किया था। उनका साफ कहना था कि काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। वो किसी की तरीके से झुके नहीं। वो अलग बात है कि उसके बाद उनको राजनीति में किसी ने नहीं रोका वहाँ पर, तो ये अलग मायने था। लेकिन कांगड़ा ने बिल्कुल रिएक्ट किया है, और रिएक्ट इसलिए किया है कि कई मुद्दों पर अनदेखेपन का रिएक्शन था। जी, अनदेखेपन का रिएक्शन की बात आप कर रहे हैं। एक कमेंट चाहूँगा मीनू जी, सबसे पहले मीनू जी, अब पूरे आंकड़े आपके सामने, क्या कहेंगी? जी, देखिए जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, और अगर ये तब्दील हो जाते हैं नतीजों में 8 तारीख को, तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस की जो रणनीति रही और इसका घोषणा पत्र रहा, उसकी सफलता मानी जाएगी। देखिए ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा अब सभी लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो बहुत प्राइम पे था वहां पे, और जिस वक्त चुनाव की घोषणा हुई उस वक्त भी वहां पे ओपीएस का एक आंदोलन चल रहा था पहले से। और प्रियंका गांधी ने अपने प्रचार की शुरुआत जो की थी वो सबसे पहले उन आंदोलनकारियों से ही मिलने गई थी, और कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि अगर हम आते हैं सरकार में तो हम ओपीएस को तुरंत लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसके लिए वहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और भूपेश बघेल को भी बुलाया गया बार बार, और उन्होंने ये बात बताई बार बार
लोगों को, क्योंकि सबसे प्राइम मुद्दा था तो उसी को एड्रेस करना बहुत जरूरी था। दूसरा मुद्दा था रोजगार का। तो रोजगार के बारे में भी कांग्रेस का बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार 5 साल में जनरेट करेंगे। तो उसके बदले में बीजेपी ने उसके सामने कहा कि भाई हम 8 लाख रोजगार करेंगे 5 साल में जनरेट। तो वहां पब्लिक हंसी। उन्होंने बोला कि भाई आपने 5 साल में तो किया नहीं, पिछले 5 साल में रोजगार दिया नहीं, और अब अगले 5 साल में आप कैसे 8 लाख रोजगार पैदा कर दोगे। तीसरी बात, जो सेब उत्पादक, देखिए जो हिमाचल है उसको एप्पल स्टेट कहा जाता है, तो वहां पे एप्पल के अलावा, सेब के अलावा और भी बहुत सारी फल पैदा होते हैं, फल पट्टी कहा जाता है उसको। बागवानी वहां का एक व्यवसाय है एक तरीके से। तो उसमें जो सेब उत्पादक थे वो, जैसा कि विजय शुक्ला जी ने भी बताया कि उनकी समस्याएं बहुत विकट थी। उसमें समस्या एक दूसरी ये भी थी कि इन्होंने बीजेपी के शासन के दौरान जो ये सेब की जो कार्टन होता है, जो पेटी होती है जिसमें पैक होके सेब आता है, आपने देखा होगा मंडी में, बाजारों में हिमाचल एप्पल लिखा रहता है जिसके ऊपर, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया था। तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा वहां के किसानों में था। कांग्रेस ने वहां कहा कि हम सरकार में अगर हम आए तो हम आते ही इसको जीएसटी को हटा देंगे। यही स्टांस अग्निवीर के बारे में रहा। मेरे विजय जी, मेरा इसीलिए इंटरेस्ट कांगड़ा की सीट पे था क्योंकि कांगड़ा की सीट, जैसा मैंने पहले भी बताया, बेलवेदर सीट मानी जाती है कि जो कांगड़ा में जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके हिसाब से। तो और दूसरी बात यह है कि कांगड़ा से सबसे ज्यादा फौजी आते हैं देश की सेना में। तो वहां अग्निवीर का मुद्दा हालांकि पूरे हिमाचल में गरमाया हुआ था, लेकिन अग्निवीर का सबसे ज्यादा मुद्दा हिमाचल में या हिमाचल के कांगड़ा में गरमाया हुआ था। ऑब्वियस है कि वहां पे इस बात के लिए 4 साल में के जो बच्चे बेरोजगार होके घर वापस आ जाएंगे, बहुत आक्रोश था माता पिताओं के अंदर भी और जनता के अंदर भी। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र रहा, जो बड़े स्ट्रेटेजिकली और बड़ी इंटेलिजेंटली बनाया गया, और उसने जनता की जो परेशानियां थी कॉर्ड को टच किया वहां पे। और मैं ये कहूंगी कि इन 8 सालों में, पिछले 8 सालों में, जो मोदी युग के जो 8 साल हैं, उसमें जितने भी चुनाव हुए हैं, राज्यसभा कहिए या लोकसभा कहिए, उसमें ये हिमाचल का चुनाव सबसे पहला चुनाव था जिसमें कि जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा। उनके बुनियादी मुद्दे वही महंगाई, बेरोजगारी और ये आपका ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा था। और क्योंकि ओपीएस, देखिए हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी राज्य है और वहां अनुत्पादक अर्थव्यवस्था है, वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता है जैसा कि प्लेन के स्टेट्स में होता है। तो वहां पे पर्यटन और बागवानी के ऊपर सारी अर्थव्यवस्था, एक तरह से काफी हिस्सा बहुत अर्थव्यवस्था का टिका हुआ है, जो कि बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यील्ड करता है, बहुत कुछ उत्पादन जिसको कहते हैं कि जो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान जिसका हो सकता है या प्रदेश के विकास में हो। तो इसके लिए जो पेंशन, वहां पे नौकरी का, जो सरकारी नौकरी है, हर घर में सरकारी नौकरी का एक चलन है, या तो फौज में होगा व्यक्ति या सरकार में उनकी नौकरी होगी। तो एक बहुत बड़ी संख्या, 2.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन याफ्ता प्लस कार्यरत। तो उन सब का मुद्दा था ओपीएस को लेके। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी या एक पेंशन याफ्ता के पीछे 4 लोग भी होंगे परिवार में, तो 5 लोग हो गए। तो अब अंदाज लगा लीजिए कि कितना, 2.5 लाख को 5 से करें तो कितने वोट पड़े होंगे इस पे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से कांग्रेस के घोषणा पत्र की सफलता रही, और भाजपा शायद कैप्चर उसको पहले करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ओपीएस पे तो उन्होंने ये बोल दिया था कि हमने कमेटी बैठा दी है इसके ऊपर, और उसकी रिकमेंडेशन के बारे में बाद उसकी रिकमेंडेशन जो आएंगी उस पे उसके अनुसार काम करेंगे। तो वो तो एक बहुत लंबा मसला था, उस पे जनता ने भरोसा नहीं किया। ऐसे ही नौकरी के बारे में 5 लाख रोजगार वाली बात हुई, तो वो भी एक हिट गया। तो ये सारा एक रहा, और शायद अगर ये रिजल्ट आते हैं, अगर ये नतीजा अगर आता है, तो इसमें कांग्रेस की जो रणनीति है उसकी वो प्रशंसा का पात्र होगी। और जो मैनेजमेंट भी हुआ वहां पे इलेक्शन का, उसमें मेरे ख्याल से राजीव शुक्ला को भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अब जैसे विजय शुक्ला जी कह रहे थे कि वो शांताराम से मिलने गए आखिर में,
तो अब जो राजनीतिक पंडित है वो तो समझ जाएंगे क्यों गए, क्योंकि शांताराम तो बहुत ज्यादा रुष्ट बैठे थे वहां पे। तो डेफिनेटली दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त होता है, तो सही किया उन्होंने। और रिजल्ट देखते हैं अब क्या आता है। 8 तारीख को दोबारा बात करेंगे इस मुद्दे पे। जी राजीव जी, बिल्कुल दोबारा बात करेंगे इस पे। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता, और आप सब जानते हैं। फिर भी लोगों से बात करके उनके अनुमान के आधार पर वो जो कहते हैं उस आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया जाता है, और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 सीटों में से बीजेपी चूंकि पिछली दफ़ा 44 सीटें लाकर सरकार में थी और कह रही थी कि रिवाज बदलो, लेकिन इस बार रिवाज बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, एक कमेंट आपका भी चाहूँगा जल्दी से, और आगे बढ़ेंगे। हमारे और भी तमाम साथी हैं। हिमाचल प्रदेश पे थोड़ी सी चर्चा और उसके बाद गुजरात सीधे चलेंगे। और गुजरात में क्या कुछ है, गुजरात को भी 4 भाग में हमने बांटा हुआ है। आप लोग लेफ्ट साइड में देख ही रहे होंगे। सौराष्ट्र का एरिया है, मध्य गुजरात है, और उसके अलावा दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, हर तरफ कितनी सीटें कहां आ रही हैं ये हम देखेंगे, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इस वक्त एमसीडी को लेकर के जैसी चर्चा जेपी सिंह साहब कह भी रहे थे कि कुछ अलग अलग चैनलों में एमसीडी के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली नगर निगम के जो आ रहे हैं आंकड़े, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 2 जगह से, अभी गुजरात की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन 2 जगहों से अगर बीजेपी का सफाया होता है, क्योंकि एमसीडी में भी इस वक्त पिछले 15 साल से बीजेपी है और पिछले 5 साल से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी है, सफाया होता है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी चर्चा बाद में। सबसे पहले एक कमेंट फटाफट अमलेंदु उपाध्याय जी। अगर जो हमारा एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होता है, तो मुझे लगता है कि प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। और मुझे लगता है कि एम्बुलेंस भी काम नहीं आ रही है, जो बीच में आ गई थी हिमाचल में, वहीं से शुरुआत हुई थी एम्बुलेंस बीच में आने की, तो वो एम्बुलेंस भी काम में नहीं आ रही है। दूसरा, वो अग्निवीर जो तैयार किए जा रहे हैं, वो मुझे लगता है वो अभी से चौकीदारी पे लग गए हैं सब, अगर हमारा एग्जिट पोल में परिवर्तित हो रहा है। तो सारी नीतियों पे बार बार मंथन करना पड़ेगा, और ये भी सोचना पड़ेगा कि आप जो कांग्रेस द्वारा आरोप लगाती रही है कि हम 2 जो है वो बेच रहे हैं और हमारे 2 जो है वो खरीद रहे हैं, तो ये हम दो हमारे 2 की सरकार जो है, इसको जो है वो जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ये हमारा, फिर मैं जोड़ूंगा इस बात को, कि अगर हमारा ये एग्जिट पोल में परिवर्तित, और अगर नहीं भी होता है, 1% भी मान लीजिए कि नहीं भी होता है, तो भी ये देखना होगा कि जनता जो है वो इस एग्जिट पोल को सही मान रही थी, और बाकी लोग जो थे वो उसको क्या कर रहे थे, तो ये उस समय देखा जाएगा। बहरहाल अभी मुझे लगता है कि हमारा एग्जिट पोल जो है वो लगभग एग्जैक्ट पोल के नज़दीक ही होना चाहिए, आशा की जा सकती है। बाकी हम लोग पत्रकार हैं, और विजय शुक्ला जी चूंकि प्रोफेशनल सर्वे करते हैं चुनाव से संबंधित जो हैं, तो उसमें भूल चूक की जो है कमी थोड़ी कम रहती है, लेकिन भूल चूक भी हो भी सकती है, कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है ये सीटें और ज़्यादा बढ़ जाए कांग्रेस की, हो सकता है कुछ कम हो जाए, वो सब आगे की चीज़ें। लेकिन अगर ये हमारा, फिर कहूँगा कि एग्जिट पोल में बदल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी रणनीति पे फिर से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। राजीव, आप सही कह रहे हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी शायद डिस्कनेक्ट हैं अभी, लेकिन प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे? पूरे आंकड़े अब आपके सामने हैं। जी राजीव जी, मैं ये कह रहा था, मैं पूछ रहा था प्रशांत जी कि ये पूरे आंकड़े 68 सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2 महत्वपूर्ण राज्य, और दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार। उसमें से हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलो का नारा यहाँ जो अपना एग्जिट पोल है उस हिसाब से तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे बागी कैंडिडेट तक को फ़ोन करके उसे बैठने के लिए कहा था, आप याद कीजिए, अभी चर्चा भी कर रहे थे हम लोग, डॉक्टर राकेश पाठक भी इसकी चर्चा कर रहे थे, वो सब काम नहीं आया।
और जी एग्जिट पोल के हिसाब से कह रहा हूँ 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी ये कि आज एग्जिट पोल हमारे सामने है और उस हिसाब से हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ से जा रही है हिमाचल प्रदेश से। जी, मैं अगर आर्गुमेंट अपना इस एग्जिट पोल तक ही सीमित रखूं और नतीजों से उसको अलग रखूं, तो भी आप देखिए कि जो ये एक प्रोजेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि साहब वो जो है उनको कोई हरा नहीं सकता है और उनके पास कोई जादू है, कोई ऐसा वो भाषण देते हैं कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो वो ना हिमाचल में दिख रहा है। और दिल्ली में पन्ना प्रमुख मतलब अगर एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली का पन्ना प्रमुख तो पता नहीं कहीं और चला गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बाकी चैनल में नहीं किया, लेकिन बाकी चैनलों का एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी का कब्जा एमसीडी में होता दिख रहा है। तो पन्ना प्रमुख यहाँ का भी नहीं काम कर रहा है। गुजरात का आप आंकड़े दिखाएंगे तो उस पर हम बात करेंगे। हिमाचल का देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत अप्रत्याशित नहीं है, वहाँ पे बदलाव संभव है और बदलाव होता रहा है वहाँ पे। और बीजेपी को बहुत मैं इसको थोड़ा सा अगर डिबेट को बड़ा करूं तो बीजेपी को अगले आने वाले कुछ वर्षों में, मैं ये कल परसों के चुनाव नतीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कुछ वर्षों में बीजेपी को अपनी पूरी रणनीति, लीडरशिप और सब कुछ बदलना पड़ेगा। देखिए, जब आप ज़्यादातर विश्लेषक इस बात को ध्यान में रख के विश्लेषण करते हैं कि वो 2014 से उनकी सुई अटकी हुई है, तो 2014 से लेके और 2022 तक ना समाज बदला है, ना वो बदले, और ना मोदी साहब बदले, ना बीजेपी बदली। ऐसा नहीं है, मोदी साहब नहीं बदले, बीजेपी नहीं बदली और इस तरीके के तमाम विश्लेषक भी नहीं बदले। लेकिन समाज में अगर आप देखिए तो वो हर लेवल पर रिप्लेसमेंट है। स्कूल में नए बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के नए बच्चे कॉलेजेस में आ रहे हैं, कॉलेजेस के जो पास आउट हैं वो जॉब्स में आ रहे हैं या बिजनेस में आ रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं या बेरोजगार बन रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट हर लेवल पे है और हर रिप्लेसमेंट एक नई सोच, नई वैल्यूज, नए तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन को लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव नतीजे आप दिखा रहे हैं मुझको, उसमें ये संकेत मिल रहा है कि रिप्लेसमेंट किस लेवल पे हो रहा है और वो रिप्लेसमेंट बहुत तेजी से वो होता हुआ दिखाई देगा 2024 तक हम पहुंचेंगे। तो राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर राकेश पाठक जी? आवाज रिप्लेसमेंट हो रहा, जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी, मैं प्रशांत सर की इस बात से सहमत हूं कि लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मान रही। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चुनावी सफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को आसमान पर पहुंचा दिया है। उसे अब भी ऐसा लगता है कि समाज, जो युवा पीढ़ी जिसे आप कह रहे हैं स्कूल से कॉलेज में जा रही है, कॉलेज से ऊपर उठकर बेरोजगार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को ऐसा लगता है कि वो अब भी मंदिर में ही अटकी हुई है, वो मंदिर की देहरी पर ही बैठी है तब से 2014 से। यही वजह है कि गुजरात के चुनाव में उसके होर्डिंग्स पर राम मंदिर का जिक्र था, न रोजगार का जिक्र था, न महंगाई का जिक्र था। महंगाई का तो म शब्द भी नहीं बोलते मोदी जी। तो उन्हें यह विश्वास है कि हम अब भी हिंदू मुस्लिम करके काम चला लेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ 2% मुसलमान है, 98% हिंदू है, तो वहां हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा होना नहीं था। गुजरात में कोशिश की गई, पाकिस्तान को भी बुलाया गया, आतंकवादी भी न्योता देकर बुलाए गए, लेकिन असर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी वैसा उन मुद्दों को हवा नहीं मिली। इसके उलट पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुजरात के लोग टेलीविजन चैनल पर आकर महंगाई की बात कर रहे हैं। राजीव जी, स्मृति ईरानी की सभा में कोई औरत खड़े होकर, वो भी बीजेपी की कार्यकर्ता, ये पूछने की हिम्मत कर रही है कि सिलेंडर की कीमतें कब कम होंगी।
लोग तमाम टेलीविजन चैनलों की डिबेट में हमने देखा है, मुख्यधारा की मीडिया की बात मत करिए, उसका बस चले तो अगले 100 साल के लिए हर राज्य में बीजेपी को जिता देगा वो। लेकिन जो समानांतर मीडिया है उस पर हमने जब भी विमर्श देखे और सुने, गुजरात के पत्रकारों को, संपादकों को सुना, आम जनता को सुना, तो लगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया के सबसे विकसित प्रदेश गुजरात में लोग महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा तिलिस्म है कि गुजरात में इस सब के बावजूद वे चुनाव जीत रहे हैं, तो मुबारक हो, जनता को हक है कि वो उसे चुने जो उसे पसंद है। मैं पहले भी 2-3 डिबेट में कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि मोरबी में 150 लोगों की मौत के बावजूद सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सामने एक नजीर है लखीमपुर खीरी की। तो जब जनता अपने उत्पीड़न का उत्सव मनाने लगे, अपने दुखों का उत्सव मनाने लगे, उसे उपलब्धि मानने लगे, जब मुख्यधारा का मीडिया और सरकार लोगों को इस बात से सहमत कर ले कि गरीबी बहुत अच्छी चीज है, हम आपको भिखारी समझकर 5 किलो आटे का, अनाज का थैला दे रहे हैं, यह महान उपलब्धि है मोदी जी की। बेरोजगारी इतिहास की सबसे महान उपलब्धि है। जब जनता इससे सहमत हो जाए तो जनता उन्हीं को चुनेगी जिन लोगों ने इस बदहाली में उन्हें पहुंचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने नहीं जा रहा। गुजरात के एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हिमाचल प्रदेश में जरूर है कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, उन मुद्दों तक जनता को पहुंचाने का सफल प्रयास रहा है उसका। मीनू जी ने बिंदुवार सब चीजें समझाई, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर नौकरियों की बात, सेव के कारोबार की बात। हो सकता है वहां कोई परिवर्तन हो जाए। बाकी मुझे भारत की महान जनता पर पूरा भरोसा है कि वो इस बदहाली को अमृतकाल के रूप में, एक उपलब्धि के रूप में मान रही है और उससे आनंदित है। हमें और आपको ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए कि जनता के आनंद में खलल पड़े। जी राजीव जी। सही कह रहे हैं आप। और लेकिन ठीक है, जो चुनाव की प्रक्रिया है और उसके बाद हमारी जो प्रक्रिया है, यानी ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, वो हम देते हैं और वही रख भी रहे हैं। हाँ, एक कमेंट जल्दी से चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस पर क्या कहेंगे? हिमाचल का एग्जिट पोल अब अपने सामने है और बहुत जल्दी हम गुजरात की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक छोटा जल्दी कमेंट आपसे चाहता हूँ। एक टिप्पणी में राजीव जी ये देना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं और एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहा था। देखिए, केरला एक बहुत साक्षर राज्य है। जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो साउथ के राज्य हैं, वो ज्यादा अपेक्षित रूप से ज्यादा शिक्षित राज्य हैं, वहां एक वोटिंग पैटर्न है। जो हिमाचल प्रदेश है वो शिक्षित राज्य है। तो मैं ये हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहा था, क्या वोटिंग पैटर्न का और शिक्षा का कोई अंतर संबंध है, कोई कोरिलेशन है? अगर ये एग्जिट पोल सही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा, जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, जैसे जैसे जनता अपने मूल बिंदुओं पे वापस आएगी, वैसे वैसे जो वोटिंग पैटर्न है वो चेंज होगा और वैसा वोटिंग पैटर्न होगा जो भारत के हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा। राजीव जी क्या कहेंगे जेपी सिंह साहब? शुरुआत में हुई कि मोदी जी के लिए स्थिति गंभीर है और गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तो आपने आज खबरों में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी आज जब रोड शो करके वोट दिए और देने के बाद दिल्ली आए तो हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेशों से भी लोगों को बुलाया गया था। नड्डा साहब भी थे, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी भी थे, कि 2024 के लिए स्ट्रेटजी आज से ही बनाने की बात शुरू होगी। तो इसके पहले भी, अब हमको तो नहीं याद है कि हमको कभी ऐसा हो कि भैया चुनाव से लौटे हों वोट दे के और तुरंत स्ट्रेटजी अगले चुनाव की बनाने लगे हों 2024 की। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि स्थिति की गंभीरता क्या है। दूसरा, तमाम एग्जिट पोल हैं, अभी आपका भी गुजरात पर आने वाला है। एग्जिट पोल में गोदी मीडिया कभी भी मोदी जी को 3 दिन पहले किसी भी प्रकार से हारता हुआ नहीं दिखाएगी। जब पिछले चुनाव में इनकी सीटें 100 से कम हो गई, तो इस चुनाव में इनकी सीटें 120 से 25 कैसे हो जाएंगी? चूंकि इन्होंने बार बार दावा किया है कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, इसलिए गोदी मीडिया की इतनी सीटें दिखाने की मजबूरी है, वो इससे कम और ज्यादा नहीं दिखा पाएगी। तीसरी बात, अभी आपने 2 दिन पहले बात किया था राहुल गांधी के एक बयान पर कि सिया राम और श्री राम में,
और मैंने कहा था कि अगर वो ज्यादा टाइम दे देंगे तो मोदी जी अपनी पत्नी को अपने बगल में खड़ा करके मिल लेंगे, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने में ये माहिर है। तो पत्नी तो नहीं मिली, लेकिन अम्मा जी के सामने जो है खड़े होकर इनकी फोटो कल चारों तरफ आ गई। और आज जो ये 3 किलोमीटर का जो रोड शो हुआ है, इसका भी एक प्रतीक है। ये उसका प्रतीक यह है कि आज राहुल गांधी 34 किलोमीटर की यात्रा जो है कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में। तो 34 किलोमीटर का 10% हुआ 3 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर। तो अब एग्जैक्ट 3 किलोमीटर का तो रोड शो नहीं होगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो अब उसमें जो है इन्होंने भी पैदल चल के दिखाया। एक साथ साथ में ये भी है रोड शो में कि इन्होंने भी 3 किलोमीटर पैदल चल के दिखाया कि हम भी जो है वो पैदल यात्रा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं। राजेश बादल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ सीधे गुजरात से सोशल एक्टिविस्ट उस्मान गनी जी जुड़े हुए हैं। उस्मान भाई, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब तो आप चुनाव खत्म करवा चुके हैं और इधर एग्जिट पोल की बातें हो रही हैं हर तरफ। हम भी कर रहे हैं एग्जिट पोल की बात, और हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल हम ऑलरेडी ला चुके हैं अपने स्क्रीन पर। 68 सीटों में से 38 से 50 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी को, जबकि बीजेपी यहां लूज कर रही है। 24 से 26 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। 2 से 6 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी यहां खाता खोलती हुई हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। और बहुत चर्चा हम लोग इस पर कर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा राजेश बादल जी आपसे हिमाचल को लेकर के, और फिर सीधे चलेंगे गुजरात की बात करेंगे। राजेश बादल जी, हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल कैसे देखते हैं इसको? रिवाज बदलने की बात करती रही बीजेपी सरकार, मोदी जी बहुत सारे अलग अलग सभाओं में कहते रहे और धुआंधार प्रचार, लेकिन यहाँ बीजेपी से ऊपर निकलती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में एक तो जो परंपरा की बात आपने कही है, पिछले कुछ 2-2.5 दशक से हर बार पार्टी बदलती है, और हिमाचल का मतदाता इस बार भी उसी मूड में मुझे तो नजर आता है। और हिमाचल प्रदेश में गया हूं, चुनाव कवरेज में कई बार गया हूं, तो हिमाचल प्रदेश का मतदाता जो है वो मिजाज से बहुत खुले दिल का है, और बहुत आसानी से वो ऐसा नहीं है कि छिपाता हो, तो वो कोई बात गलत नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि 5 वर्ष तक डबल इंजन की सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार के कारण जो एक उपलब्धियों का एक विराट खजाना उनके पास होना चाहिए था, वो हिमाचल में नहीं है। हिमाचल के में बेरोजगारी बढ़ी है, हिमाचल के उद्योगपति रो रहे हैं, वहां का सेब उद्योग ठंडा पड़ गया है, वहां का पर्यटन उद्योग सो रहा है, और कोविड काल में सरकार ने जिस तरह से वहां उस राज्य में निपटा, उससे वहां के मतदाताओं को और भी निराशा हुई है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो डबल इंजन में हम ये सोचते थे कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां और हिमाचल की सरकार की उपलब्धियां कहीं दिखाई देंगी, वैसा कुछ नहीं दिखाई देता। हिमाचल प्रदेश की अपनी जो नाकामियां हैं और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं पिछले, वो दोनों का मुकाबला वहां पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। इसलिए एग्जिट पोल में जो प्रारंभिक रुझान या अनुमान जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस की बढ़त बहुत स्वाभाविक है। और इस बार कांग्रेस, क्योंकि हिमाचल अब उन राज्यों में से एक है जहां पर अभी भी संगठन बेहतर स्थिति में है, और कांग्रेस ने वहां पर मेहनत अच्छी की है। और बेशक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को उस तरह के परिणाम नहीं मिले, लेकिन हिमाचल प्रदेश में छोटा प्रदेश है, उन्होंने जितनी मेहनत की है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए थोड़ी बहुत राहत की सांस उनको लेने का मौका मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। अब सीधा आना चाहेंगे हम इधर